हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, कर दिया स्टार्ट भाई। चलो ठीक, देखो कुछ कुछ पॉइंट लिख लेना आपके एग्जाम्स के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लक्ष्मीकांत कितने लोगों ने लेके रखी है? तरुण गोयल आपने लेके रखी है, अच्छा मटेरियल। तरुण गोयल भी है सर। ठीक है, बियर एक्ट भी है सर। वो कहाँ से पढ़ेगी? कोई भी बुक पढ़ो, एक ही बुक पढ़ो। ठीक है, लिसन ऑफिसर्स, हमने लास्ट टाइम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि टोटल कितनी सीट्स थी, 389 थी। फिर हमने उनकी डिविजन्स पढ़ी कि कितनी ब्रिटिश इंडिया को थी और कितनी प्रिंसेस स्टेट्स को थी, और कितनी अदर्स जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे उनके लिए कितनी कितनी आपकी सीट्स रिजर्व की गई थी। ठीक है, हमारे भारत संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। टोटल कितना खर्चा हुआ? 64 लाख रुपीज खर्चा हुआ। नियर अबाउट कम से कम 60 देशों से क्या किया गया, इसको क्या किया, रनसेट किया या कॉपी किया? रनसेट किया था। ठीक है, कॉपी नहीं कह सकती हैं। किसी भी घर में अच्छी बातें चल रही होती है तो उसको हम अगर मैनर्स को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, कॉपी नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छी चीज को हम क्या कहते हैं कि आप उसको कॉपी नहीं कहेंगे, रनसेट। ये खुद बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि मैंने जो भी मुझे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा लगा मैंने उसको रनसेट किया। ठीक है, वर्ड रनसेट तो किसने कहा ये? बी.आर. अम्बेडकर। ये आपके एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, बट ऐसे याद रख सकते हो आप। अब देखो लास्ट में आपको दिखाता हूँ कि ड्राफ्टिंग कमेटी के, आपको पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिया का, बी.आर. अम्बेडकर जो इसके चेयरपर्सन थे, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी वही रहे और हैं भी और रहेंगे भी। ठीक है, आज देखो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पहले नंबर में मैं लिखता हूं कि लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लेंथीएस्ट भी है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब लेंथीएस्ट है, लेंथीएस्ट के रीजन क्या है, रिटन का मैं बाद में बताता हूं। लेंथीएस्ट के रीजन क्या है, देखो भाई, इंडिया ना एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, इसीलिए अब देखो इंडिया का एरिया भी कितना वास्ट है ना। ठीक है, उन सबको देखोगे आप तो ऑब्वियसली आपका जो है लेंथीएस्ट तो बनेगा ही। दुनिया में सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, डाइवर्सिटी इन कल्चरल एंड रिलीजियस। ठीक है, डाइवर्सिटी है, कल्चरल और रिलीजन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, और सबसे ज्यादा के सोर्स जो है आपका ज्यादातर कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिया गया वो कहां से लिया? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, केएस में भी 2 साल पहले जो पेपर हुआ था उसमें कैसे पूछा गया था, आई थिंक 2 साल पहले, मुझे इतना याद नहीं कौन से पेपर में पूछा। इंट्रीम, अब देखो आपका भारत का संविधान कब बन गया था? भारत का संविधान कब कंप्लीट हो गया था बनके? आपका 26 नवंबर 1949। ये याद रखना, भारत का संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था, बट इसको लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 है 26 जन 1950 में इसको लागू किया गया। ठीक है, क्या कारण था? पूर्ण स्वराज आप पढ़ोगे वैसे हिस्ट्री में। ठीक है, उस दिन से ही इन्होंने क्या करना शुरू सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था कि हमारा देश जो है आजाद है। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन आप सर, जबकि हमारा संविधान बन गया था 1949 में बन गया था। ठीक है, उससे पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी उसके दौरान हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के ऊपर कानून तो बना होगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई मर्डर करके चोरी करके भाग गया होगा, कानून नहीं भी पूछेगा है ना। उस समय इंटरिम आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसका चल रहा था? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंगली आपका जो है वो काम चल रहा था हमारे देश में, ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, बड़े विद्वान लोग भी होते हैं, जब केएस या आईएएस का पेपर देने के लिए जाते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं लिखा हुआ और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखा हुआ ना हो, ठीक है। अब आज मैं रिटन और अनरिटन में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। रिटन का मतलब क्या होता है? जो फिक्स्ड है वो चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड एलफी से किया होता है। मतलब चेंज नहीं हो सकता, वो अमेंड कर सकते हैं बट उसके लिए भी मतलब कि बड़ा सारा रिटर्न होता है, ये रिजिड होता है, ठीक है। रिजिड का मतलब इसको चेंज कर सकते हैं बट इसके लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसको चेंज करना ज्यादा आसान नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाता अनरिटन। फ्लेक्सिबल भी होता है और मतलब कि उसमें चेंज कर सकते अनरिटन की अगर बात करें, ये फ्लेक्सिबल होता, इसमें हम चेंजिंग ला सकते हैं। अब जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हार्डली आज तक ना 1992 तक ना हार्डली उसमें कम से कम 27 अमेंडमेंट्स हुई थी, ठीक है, ज्यादा। हाँ, हमारे में होती रहती है, वैसे हमारे भी दो तरफ कुछ हो गई है इंडिया। हमारी पढ़ाएंगे क्यों, हमारे में इतना हमारा ना तो रिजिड है ना ही हमारा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको चेंज करने में हमें स्पेशल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को हम फिर भी चेंज नहीं कर सकते। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता तो लिखा हुआ था ना, बट फ्लेक्सिबल होता, चेंज हो सकता, ठीक है। बहुत सारे ऑर्डिनरी लॉज होते हैं ना, पार्लियामेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते देश में, ठीक है। कर दें इसको साफ, इतना हो गया, मैम, ठीक है। ये था आपका लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर सोर्स की बात करें, कहां से लिया गया, मैं भी 2-3 लिखवा लेता हूं मैं आपको। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए? एफआर लिख रहा हूं मैं। फंडामेंटल राइट आपके यूएसए से लिए हैं, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये पढ़ाने वाला हूं, क्या है पूरे डिटेल में, टेंशन लेनी अभी छोड़ दो इसके बारे में, ठीक है। ये कहां से लिए हैं? आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और आपका पार्लियामेंट कहां से लिया है? यूके, ब्रिटिशर से, ठीक है, ठीक है। आगे सोर्स बाकी करवाऊंगा, ट्रिक्स से करवाऊंगा, ठीक है। ट्रिक्स आपको सेंड कर दूंगा, मैं लिख कर रखो कि सोर्सेज भी हमने कम से कम बहुत सारी कंट्री से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स रहा है, ठीक है। जर्मनी, आयरिश से, जापान से, ठीक है, बहुत सारी जगहों से हमने जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ाऊंगा अभी। फंडामेंटल राइट और इसमें डिफरेंस भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूज रहती है, मैं समझ आ रहा यूके पार्लियामेंट हमने कहां से लिया? पार्लियामेंट वो जो कैबिनेट वगैरह हमारा, ठीक है। हमारे और ब्रिटिश के पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है? ब्रिटिश और हमारे पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है? वो गोरे बैठते इधर और इधर तेरे जैसे बेवकूफ बैठते हैं। कैसी बात करता है यार? ऐसे 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 आप पढ़ाओगे, ऐसे बोरिंग सी ना होनी चाहिए, याद रहना चाहिए। मैं ऐसे बोलूंगा, अब आप पढ़ाओगे बच्चों को याद रहेगा यार। उधर ना आज भी ना क्वीन, किंग वगैरह, इधर तो प्राइम मिनिस्टर, अब याद रहेगा ना। उधर भी है बट उधर क्वीन और किंग, ठीक है। अब दूसरा आपका सोर्स आ गया, ठीक है। तीसरा आपका क्या होना चाहिए, क्या बताओ? थर्ड, ये आपको फीचर्स लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें कवर होगी आपकी। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल क्या होता है? एक चीज याद रखना, क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में, किसी को एग्जाम में पूछा गया, ये कौन से आर्टिकल के अंडर हमारे कुछ प्रोविजन। देखो, भारत संविधान में ना बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिनको चेंज करने के लिए हमें ऑर्डिनरी लॉज ही पास करने पड़ते हैं। कुछ में हमें जो है वो पार्लियामेंट की भी आपको क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। अपर हाउस और लोअर हाउस की भी। कुछ ऐसे भी कानून है भारत में जिनको चेंज करने के लिए आपकी स्टेट की रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हम बात करें, आपकी धारा 370 को हटाया गया, फोर्थ के अंदर आता था वो। धारा 370 को कैसे हटाया, ठीक है। अब क्या वो आपका रिजिड था या फ्लेक्सिबल था? फ्लेक्सिबल। रिजिड होता तो वो नहीं हटता भाई, फ्लेक्सिबल था। एक ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के
1954 में दिया था वो, ठीक है। तभी तो यहाँ से पहले उन्होंने गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस सिर्फ पार्लियामेंट की रेक्टिफिकेशन है, स्टेट की तो रेक्टिफिकेशन नहीं। हाँ वही तो पहले फ्लेक्सिबल ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम आई। नहीं मैं ऐसे नहीं ठीक है कर सकते हैं। देखो रिजिड क्या होता है, 25 अमेंडमेंट के अंदर ढूंढा था ये किसी को से। हाँ मैं बस बताने वाला हूँ, यही बताने वाला हूँ, ठीक है। नीड स्पेशल प्रोसीजर टू अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत होती है, बट हार्डली बड़ा कम चांसेस होते हैं इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्या होता है, इसके अंदर आर्टिकल आते हैं। हाँ वही लिखवाने वाला हूं मैं। रिजिड क्या होता है, कैन बी चेंज विद ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉज के अंडर इसको हम रिजिड को, इसको फ्लेक्सिबल को क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। अब आर्टिकल 368 दो स्टेटमेंट देता है, इंपॉर्टेंट है, दो स्टेटमेंट देता है। क्या कहता है, सम लॉज और अमेंडेड with the majority of parliament, ठीक है। पार्लियामेंट कुछ लॉज होते हैं जो अमेंडेड विद द मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब कम से कम आपको कितनी चाहिए, आपकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसको चेंज करने के लिए कुछ लॉज में। बट कुछ लॉज क्या होते हैं, some laws are amended with the majority of parliament as well as half of the states रेक्टिफिकेशन, ठीक है। कुछ लॉज ऐसे भी हैं उनको चेंज करने के लिए आपकी पार्लियामेंट की मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, बट स्टेट्स की भी रेक्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंदर दो चीजें आती हैं। जो ऑर्डिनरी लॉज है ना, आपके ऑर्डिनरी लॉज आपके इसमें नहीं आते हैं आर्टिकल 368 के बीच में। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो बताओ कि ऑर्डिनरी लॉज क्या आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं। आर्टिकल 368 में दो ही चीजें आती हैं। कुछ लॉज जो है पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से ही उनको हम क्या कर सकते हैं, उनमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। जैसे आपकी 370, ठीक है, 370 आपके पार्लियामेंट की मेजोरिटी से ही उसको किया। देखो पार्लियामेंट में जब वोटिंग हुई थी राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 125 वोट मिले थे इनको और 61 वोट, आई होप के रॉन्ग ना हो, 61 वोट जो थे इनके अगेंस्ट में थे। तो लोकसभा में 370 वोट इनको फेवर में हुए थे और 70 वोट इनके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो वो मेजोरिटी। अब स्टेट्स की तो रेक्टिफिकेशन तो नहीं ना ली थी, या जम्मू कश्मीर की स्टेट्स को पूछा भाई हम चेंज कर रहे हैं आपका, महाराष्ट्र को पूछा नहीं पूछा ना। देखो स्टेट्स का क्या होता है, देखो स्टेट्स नहीं देती कभी, महाराष्ट्र भी नहीं देती। पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स तो किसी की भी नहीं होती। अब महाराष्ट्र से पूछते तो महाराष्ट्र भी बोलता नहीं ये गलत हो रहा है, ठीक है। देखो ये चीज आपने याद रखनी, आर्टिकल 368 के हमारा ना ही रिजिड है और ना ही हमारा फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। कर दो साफ इसको हमने, लिख लिया सर। अब नंबर 4 पे आती है बात, फेडरल एंड यूनियन।
इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, क्या हमारा फेडरल है या यूनिटरी है? फेडरल है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद फिर जवाब पूछूंगा जब पढ़ा लूंगा, ठीक है। अब फेडरल क्या होता है? फेडरल का सीधा आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, बी समझने के लिए, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब यहां पर हाँ दो जगह, जैसे स्टेट को भी अपनी पावर है, सेंटर को भी अपनी पावर है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर तो अपने कुछ फैसले खुद लेता है, ठीक है। अब अगर पार्लियामेंट में देखें तो अपर हाउस लोअर हाउस दोनों की पावर डिवीजन है ना। तो हम देखिए, आपका तो दिखने में हमें क्या लग रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। फेडरल समझ आ गया, फेडरल क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। अगर ऐसे समझाने की कोशिश करूं, जैसे फेडरलिज्म आपका सीधा यूएसए में फेडरलिज्म है, वहां पे ना स्टेट्स के अपने लॉज हैं और सेंटर के अपने लॉज हैं, मतलब यूनियन लिस्ट के अपने लॉज है और फेडरल लिस्ट के उनके अपने लॉज है, ठीक है। वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। अब जब मैं अगर बात करूं यूनिटरी की, क्या हमारा कानून यूनिटरी है? सेंट्रल सिंगल सिटीजनशिप, अच्छा वो सिंगल पार्लियामेंट, एक कानून, वन टैक्स। कैसे नहीं लगता आपको भाई यूनिटरी? देखो पावर्स के हिसाब से नहीं ना, बट हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्वासी फेडरल नाम किया गया, ठीक है। दिखने में इन फॉर्म फेडरल है, बट इसकी रूह ब्यास यूनिटरी है, समझ रही हो? फॉर्म क्या इसकी? फेडरल, बट डील इसका यूनिटरी है, ऐसे समझ सकते हो कि मतलब सेपरेटली ये क्या है? यूनिटरी है, ठीक है। फेडरल हो गया डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। और इसमें देख सकते हो आप इंटीग्रेटेड आपकी जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या भाई? लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 376 की सजा 15 साल है। इधर भी वही मिलेगी, इधर भी जाओगे वही मिलेगी, और मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। लॉज वही है, ठीक है। हो सकता है जजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, बट लॉज वही। ये नहीं कि यहाँ पर अलग होंगे भाई, ठीक है। आप देख लो, आपका वहां पे 2 साल सजा, यहाँ आपको 14 साल हो जाएगी, ठीक है। मर्जी चलेगी, बंदा उधर उठ के चला जाएगा, उधर चलेगी उधर, है ना। इस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी, ठीक है। गॉट इट? समझ आ गया, ठीक है। अगर सेपरेटली देखे तो यूनिटरी है, इनफॉर्म फेडरल है, ठीक है। फेडरल समझ आ गया, डिवीजन ऑफ पावर, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर्स को भी डिवाइड किया हुआ। आ रहा सर समझ आपको? ठीक है। अब देखो 5th प्लेस के पे अगर बात करें हम, तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री क्या होता है? पार्लियामेंट्री क्या है? देखो लोकसभा हाँ, पार्लियामेंट में क्या होता है कि आपकी मेजोरिटी पार्टी जो है वो रूल करती है, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है एंड एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है। नॉमिनल हेड होता है और एग्जीक्यूटिव हेड होता है। आपका नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज याद रखना, पार्लियामेंट में आपकी लोकसभा परमानेंट होती है या राज्यसभा परमानेंट होती है? राज्यसभा परमानेंट होती है। लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। 6 साल के लिए होता है। हाँ, लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। जब भी मानो के मंत्री बीती गए तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ता, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री, इसमें आपका अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है ना। बाई कैमरल कह सकते हो या आप कह सकते हो लोअर हाउस एंड अपर हाउस होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है। एक और चीज के कंट्री के ऊपर प्राइम मिनिस्टर रूल करता है, स्टेट के ऊपर चीफ मिनिस्टर रूल करता है, ठीक है। रूलिंग पार्टी सीएम और प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। और मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, जिसके इलेक्शंस में ज्यादा वोट होते हैं वही ज्यादा आपकी 272 प्लस जिसके भी वोटिंग होती है तो वो पार्टी आपकी क्या करती है,
कंट्री के ऊपर उसकी रूल आ जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। जिसके भी 272 होंगे तो उसी जो है वो पार्टी का रूल होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया, लिख लिया इतना। उसके बाद 6th प्लेस पे आपका आ जाता है इमरजेंसीज। हमारे यहाँ इमरजेंसीज भी हैं। कितने प्रकार की इमरजेंसीज हैं? नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत लगती है, और स्टेट इमरजेंसी, डिस्ट्रिक्ट 356 के तहत लगती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके तहत लगती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है 300। स्टेट को छोड़ के बाकी लगाएगा तो प्रेसिडेंट। देखो, नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से कोई अटैक करता है किसी कंट्री के ऊपर, तो उस समय आपकी नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। ठीक है, अब ये आप लोग निकाल के आना कि इंडिया में कितनी बार लगी और कब कब लगी है। ये आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन से निकाल के आना। और स्टेट इमरजेंसी कब लगाती है? जब किसी स्टेट में प्रॉपर तरीके से कोई भी रूलिंग पार्टी प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना कर रही हो। हम कह सकते हैं कि मशीनरी फेल हो जाए। मशीनरी ये नहीं कि मशीनें लगी होती वो काम करना बंद कर देती, मशीनरी आपकी गवर्नमेंट को भी कहते हैं। तो रॉइड्स में भी लग जाएगी, वो भी होता है, दंगा फसाद भी हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में भी आपकी स्टेट इमरजेंसी लगती है। डायरेक्ट उस समय कौन रूल करता है? आपका प्रेसिडेंट रूल करता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब देश पैसे के मामले में डूब रहा हो। उस समय ऐसा होता है कि जिसके अकाउंट में पैसे होते हैं वो कुछ कटते भी हैं। ठीक है, उसको कमी दी जाती है। सैलरीज वगैरह 90 होगी, लाख रुपया किसी की सैलरी होगी तो 15-20 हजार रुपया मिलेगी उसको। ठीक है, बड़ा कम हो जाता है। हाँ, तो 10 भी मिलती है, लाख होगी 10 मिलेगी नहीं लगेगी इंडिया में कभी, टेंशन नौकरी ले ले। ठीक है, तो ये इमरजेंसीज भी हमारे संविधान में है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स। इनको डिटेल में पढ़ना हमने वैसे। ठीक है, इधर फादर टाइम लिख रहा हूं मैं, डिटेल में करवाऊंगा। फंडामेंटल, अगर आज ये फीचर्स खत्म हो गए तो कल मैं करवाऊंगा आपको फंडामेंटल राइट्स करवाऊंगा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स क्या है कल ही डिटेल में समझाऊंगा, आज लिखवा लेता हूं कितने हैं। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। अदरवाइज आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, जिसका बड़ा गलत यूज करने की कोशिश करते हैं आप लोग, 19 से लेके 22 तक। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-20 जी। इसको बेसिकली पढ़ने की रांची सेशन में हुआ था। इसका रांची सेशन 1931 वो जरूरत नहीं है। कोई इतना नहीं, कोई केसेस वगैरह आपने नहीं करने। कौन से केसेस भी होते हैं ना। नहीं, आए कब से लाए किसने था वो तो सरदार पटेल ने- हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी में लिखवा दूंगा कमेटी। ठीक है, अभी इसका खाली मैं आपको ना लिखवा रहा हूँ, मैं कहा डिटेल में कल करवाऊंगा। बाकी उसमें बुक में तो मिल ही जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। राइट टू रिलीजन। देखो भाई, इससे ना सीधा एक क्वेश्चन आता ही आता, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके 25 से लेके 28 तक। ठीक है, और आपका राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल कौन से आ जाते हैं आपके 29 और 30 आ जाते हैं। ठीक है, और राइट टू
constitutional remedies, ठीक है, इसमें आर्टिकल 32 आता है, ठीक है। ये आपकी 6 फंडामेंटल राइट्स थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट एक फंडामेंटल आपके राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया, Delete कर दिया। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को 31 था ना वो। टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया था आपका। कौन सा अमेंडमेंट था? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको डिलीट किया था और इसको ऐड कहां पर किया गया? आपके 300, हाँ, लीगल राइट 300A में। अब एक्चुअल में ये क्यों किया था, ठीक है। अब दरअसल में राइट टू आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, आपकी जो स्टेट्स है ना, इनको वायलेट नहीं कर सकती। मानो किसी भी बंदे को बिना वजह पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ठीक है, जबकि बंदे के खिलाफ सफिशिएंट जो है वो विटनेस नहीं है, सबूत नहीं है, ठीक है, तो वो बंदा स्टेट के खिलाफ, स्टेट में आपकी पुलिस आ जाती है, ठीक है, या जो भी मतलब मानो कि जुडिशरी के खिलाफ, तो जुडिशरी के खिलाफ क्या करोगे? जुडिशरी खुद आपको न्याय देती है, कभी गलत तो करती नहीं। तो आपके साथ क्या होता है कि आप वहां पर केस जीत जाते हैं किसी भी स्टेट के खिलाफ, क्योंकि ये आपको यह फंडामेंटल राइट्स आपको दिए कि आपको जीने का अधिकार है। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक फंडामेंटल। आपको पर्सनल लाइफ और लिबर्टी जीने का भी अधिकार है, ठीक है। आप क्राइम करने के बाद भी आपने अपने आप को कैसे बचाना है, वो भी आपके फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ। एक क्रिमिनल के क्या राइट्स हैं वो भी दिया हुआ। अब कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है कि आपसे छीना जाता है। अब आप कहते हो आर्टिकल 90 में फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट वगैरह, ट्रेड सारा आ जाता है। अब कोरोना के टाइम आप ऐसे बड़े बन के जाओगे बाहर, मेरे फ्रीडम है, स्पीच है, तो फिर पुलिस ने उठा के पकड़ना। अब ऐसा होता है कि कुछ आपके आर्टिकल्स आपसे छीने भी जाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, वो भी, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम आपसे छीने जाते हैं, ठीक है ना। अब कोरोना के टाइम में तो बोलोगे मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं सारा, बोलेगा पुत्र साइड कुछ तो है जो किसी इमरजेंसी में भी मतलब उनको रोक नहीं सकते ना, कुछ हैं जो नहीं होते, से। हाँ नहीं होते हैं, बताऊंगा सारे, ठीक है। अब ये चीज समझ लो, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। 44 पूछा जाता कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपके राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया था। ये 78 है, कुछ और मत लिख लेना इसको, 300A में। अब एक्चुअल में क्यों किया था? मानो कि अभिषेक की जगह है, वहां पे आर्मी कैंप बन सकता है और वहां से हम टेररिस्ट से अच्छी फाइट लड़ाई कर सकते हैं। ये टकरा लिचड़ बंदा बोला मैंने देना नहीं है ना। जब कल कोर्ट केस जाएगा तो कोर्ट केस में जीतेगा कौन? ऑब्वियसली ये जीतेगा, वहां आर्मी पुलिस सारी स्टेट तो हार जाएगी ना, क्योंकि इसको भारत के संविधान ने इसको राइट टू प्रॉपर्टी ग्रांटेड किया हुआ था। तो उस कारण आपने देखा होगा, एक ना चाइना में एक घर है, आपने ऐसे रील्स में भी देखे होंगे, सर मेरे को भी दिया है ऐसी एक लाइव निकला, हाँ, वो बुजुर्ग ने दी नहीं लगा, वो अभिषेक की तरह लीचर था बंदा, उसे बोला मैंने देनी ही नहीं है, ठीक है। लॉलीपॉप दिया था आपको, और जगह की बात कर रहे थे, वो भी इतना छोटा सा, बड़ा आता नहीं है सर। अब बड़ा देखो वो बीच में घर था, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको हटाया जाए हाईवे के लिए, बट बंदे ने नहीं माना, लीचर था कोई, उसको गवर्नमेंट ने बोला भी भाई तू करोड़ों में लेके जा, पैसा जितना है उससे डबल लेके जा, हाँ नहीं बोला, फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, जीत गया केस। नहीं, एक जगह तो ऐसे करके निकाली, ऐसे करके, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया रास्ता भी बंद कर दिया। सर जापान में क्या किया, उसका घर ही नीचे से ना उठा दिए, नीचे पिलर खड़े करके नीचे। ऐसे लोग भी होते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट ग्रांट किए। अब इसको डिलीट करके कहां पर 300A में डाला गया, लीगल राइट में। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट जब चाहे आपकी प्रॉपर्टी छीन के बोले चल तू भाई तू बेकार हो जाए, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट आपको उसका पैसा देगी, ठीक है, और आपको उसी के बदले में कोई दूसरी जगह आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट छीना, बट लीगल राइट में इसको ऐड किया। पूछा जाता कि राइट टू प्रॉपर्टी कैसे याद रखना, प्रॉपर्टी में कितने अल्फाबेट्स आते हैं? 8 आते हैं, तो 4 और 4 8 याद रखना, 4 और 4 ऐसे याद रहेगा। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बहुत ज्यादा चेंजिंग आई थी, 42nd में सर। हाँ, बहुत उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या फंडामेंटल 6 कर दे साहब इसको, 31 हो गया, ठीक है नहीं 35 तो लिखवा हैं? सर फंडामेंटल राइट 6 है कि 7 है? 6 है। तो आप लिखा 12 से 35
ये तो 32 तक ही हुआ है। जी पढ़ते हैं हम फंडामेंटल राइट में 6 को, ये 6 के बीच में आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी वाला 35 तक तो नहीं वो 31 था यार। 31 था वो डिलीट है, ठीक है। अब 12 में ना स्टेट को डिफाइन किया गया, 13 में भी कहा गया कि क्या इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं वो सभी आपके लिखा है ना ऊपर 35 आपके फन का नहीं है। तो फिर तूने वो क्यों नहीं पूछा फिर 12 से 14 तक का, वो भी पूछ लेना कहाँ पे है। फंडामेंटल राइट उसका है। हाँ वो लास्ट कह रहा है 33, 34 और 35 वाला है। 12 13, लेकिन आपके एग्जाम्स का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। है। इसको बाहर निकाल दो बाद से। अब देखो नेक्स्ट आपका आ जाता है 8 आता है आपका भाई उसने फीस दी अपने दी। डायरेक्टिव उसको बाहर ही निकाल देते हैं। मैंने भी दी है, मैंने इससे ज्यादा दी प्रिंसिपल है, ऑफ ठीक है। स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ज्यादा देगा। DPSP। देखो भाई DPSP ये आपकी लीगल बाइंडिंग नहीं है, आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर ये आपकी किसी तरीके से भी आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये क्या है कि जब भी कोई भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है ना, तो उस समय इन बेसिक सी चीजों को याद रखा जाता है, ठीक है, कि आपकी DPSP को मद्देनजर रख के हमारा भारत का संविधान बनाया जाता है। आज भी कोई अमेंडमेंट्स होती है, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में देखो क्या कहा था कि उस समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे उन्होंने क्या कहा था कि आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जब फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर गवर्नमेंट आएगी उस समय इनको जो वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। बहुत सारी जैसे राइट टू एजुकेशन इसमें आता है, आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आता है, आर्टिकल 40 के अंदर आता है, ठीक है। अब इनकी भी डिविजन्स हैं, ये किसमें है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल कहां से कहां तक है इसके, 36 से लेके 51 तक आपके आर्टिकल आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आ जाते हैं, ठीक है। इनकी डिवीजन से इसको डिवाइड किया है, डिवीजन ऑफ DPSP, ठीक है। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट गांधीयन, लिबरल एंड, ठीक है, इंटेलेक्चुअल। इनकी डिवीजन की है गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अब ये है कि जब भी ये आप कानून बनाएंगे तो उस समय ये इन्फोर्स आपको बाय कोर्ट नहीं है, बट आपको मतलब एज अ मैनर्स आपने इनको अडॉप्ट कर सकते। पंचायती राज आजकल चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इनको भी अलग से हमने पढ़ना है, डिस्कस करना, ठीक है। लिख लिया इतना, सबका हो गया, ठीक है। लिख लो भाई, सर क्या है रखने कैसे? ट्रिक बताऊंगा ना, ट्रिक बताऊंगा आपको, फंडामेंटल राइट्स करवाने की ट्रिक बता दूंगा कल, ट्रिक बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स को याद रखने की। चिंता क्यों करते हैं आप, ठीक है। आज है उसके बाद आपके आ जाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। पुलिस बनने जा रहा है कि हवलदार बनने जा रहा है? हवलदार भी पुलिस का ही होता है। हवलदार अभी भी नहीं था, लेकिन फंडामेंटल हवलदार की ड्यूटीज, पोस्टिंग लिसन ऑफिसर्स, टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 12। कितनी है, 11 है, 12 किसका था भाई, नहीं ऐड किए सर। सर नहीं सर, उसको ज्यादा ड्यूटी थी है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11। नई कौन सी ऐड हुई है, देखो कौन से पार्ट में, ये पार्ट 4A में, ये याद रखना भाई, इसका इतना ही पढ़ाना मैंने, पार्ट 4A में है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, एक ही आर्टिकल है 51A, वहां पे 51 है, वहां पे 4th है, यहाँ पे 4A है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, अब फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई थी आपकी एक्चुअल में, हाँ स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। अब एक्चुअल में क्या था
कि ये भी आपकी लीगल बाइंडिंग नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी बनती है कि जब इमरजेंसी के टाइम आपने ब्रदरहुड को बनाए रखना है, ठीक है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, आपस में आपका भाईचारा होना चाहिए, चाहे किसी भी रिलीजन का पर्सन हो, आपस में आप हम सब इंडियंस हैं, ठीक है। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको आपने जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है, ये जरूरी है। ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम भी आप लोगों ने जो आपसे बनता वो आप लोगों ने करना है, ठीक है, एज अ इंडियन। अब देखो 51A आप 51 है ये, ठीक है। अब देखो रिकमेंडेशन किसकी थी, किसकी रिकमेंडेशन पे दी थी ये, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन से नहीं करनी दिल्ली वाली करते हैं। रशियन वो बैन है दिल्ली वाली। रशियन दिल्ली वाली 42 amendment So, बोल रहा है ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सोलर सिंह कमेटी। वहाँ के फिर आप ये 46 amendment में थी ना 1940 1976 अब एक चीज याद रखना, इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है 11th फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है? 11 11th फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी है एजुकेशन। आपको एजुकेशन अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी है। ये कब ऐड हुई थी? ये रिसेंटली ऐड हुई है। इसके ऊपर पूछा जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, 2002 में, ठीक है, 2002 में आया था आपका कि आपको जो है वो प्राइमरी एजुकेशन दिलाना बहुत जरूरी है बच्चों को। ये आप देखोगे आर्टिकल 45 से भी इसको शिफ्ट करके इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपके आर्टिकल 21A में भी डाला हुआ आपको जो है वो प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ आ गया इतना? टाइम कितना हुआ? बड़ा टाइम है सर, आप पढ़ाओगे बंद करते यार। बंद करना बस तो क्या मजा आएगा। 10 मिनट रिवाइज भी तो कराना पड़ेगा। क्या बात है? सर 11 points हैं इसमें। हाँ 11 भाई, ये 11 पॉइंट्स कर लेना आप, ठीक है। ये मैं